Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. So in our today's video, we are going to discuss about Section 28 of Indian Contract Act. हम हमारी लास्ट वीडियोस में सेक्शन 25, 26 और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तक डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन सब कुछ कवर किया था. सो स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. तो क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट हम एंटर कर सकते हैं जिसमें किसी लीगल प्रोसीडिंग को प्रोहिबिट कर दें? फॉर एग्जांपल, मैं किसी फ्रेंड के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होता हूं कि और इस एग्रीमेंट का मोटिव ये होगा, वो एग्रीमेंट इस बात को लेके होगा कि यू कैन नॉट एनफोर्स एनी लीगल रेमेडी अगेंस्ट मी. क्या ऐसा एग्रीमेंट में एंटर कर सकता हूं? क्या मैं उसके लीगल रेमेडीज के राइट को रिस्ट्रेन कर सकता हूं बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट? अगर ऐसा मैं कर सकता हूं तो फिर उसके पास रेमेडी नहीं बचेगी. फिर लॉ का प्रोटेक्शन कैसे होगा? मतलब लॉ फिर लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो लॉ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे एग्रीमेंट को पहले वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए हम सेक्शन पढ़ रहे हैं. स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन, सेक्शन 28A. सेक्शन 28 के दो पार्ट हैं, 28A एंड B, दो सबसेक्शंस हैं और उसके दो एक्सेप्शन हैं. ठीक है, तो सबसे पहले 28 सबसेक्शन A से शुरू करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि एन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग रेस्ट्रिक्शंस दैट प्रिक्लूड पर्सन फ्रॉम परसुइंग देयर लीगल रेमेडीज इन ट्रिब्यूनल्स. कोई भी एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम एनफोर्सिंग, फ्रॉम परसुइंग द लीगल रेमेडीज इन द ट्रिब्यूनल्स, इन द कोर्ट, those agreements if are of nature that it imposes absolute restriction, then agreement with such restraint is void, and if it imposes partial restriction then agreement will be valid. मतलब क्या है कि जो लीगल रेमेडीज अवेलेबल है उसमें अगर आप कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो और कुछ को आप फ्री छोड़ रहे हो, मतलब क्या कि अगर पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है then that agreement will be valid, but अगर absolute restriction है, complete bar है to all the legal remedies to the party to an agreement, then those agreements will be void in the nature of law as per section 28 of Indian Contract Act. अब यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट क्या पढ़ना है हमको कि एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, उसमें कोई भी टर्म जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को आउटराइट कर रही है, जो एनी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which outs the jurisdiction of court, those then if that is the case then the agreement becomes void. आप किसी भी एग्रीमेंट से किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर सीपीसी में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को क्यों डिफाइन किया जाता? क्यों रूल्स के अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया जाता? पेक्यूनरी टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो सीपीसी में प्रोवाइडेड है, अगर वो वहां पर प्रोवाइडेड है तो फिर एग्रीमेंट के थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते ना. अगर कर सकते तो फिर उसको स्पेसिफिकली स्टैट्यूट में क्यों देते? इसीलिए उन्होंने बोला कि आप किसी भी टर्म्स के अंडर, टर्म के अकॉर्डिंग आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को नहीं हटा सकते कि इस वाले कोर्ट के पास अगर जुरिस्डिक्शन हो रहा है बट आप एग्रीमेंट में लिख दिया कि इस कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, दो एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड. आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अग्रीइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज आउटसाइड द कोर्ट इज नॉट अ रिस्ट्रेंट अंडर सेक्शन 28. आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो होते हैं, तो अगर आप उसमें एडीआर का ऑप्शन लिखते हो एग्रीमेंट में कि हम in case of any dispute the matter will be referred to arbitration, या matter will be referred to mediation or conciliation, or outside the court settlement, those agreements will not be void. ठीक है, those agreements will be valid and there is no concept of restriction which comes into picture. Then comes these two important case laws, जिसमें हम पहले इस वाले केस को देखेंगे, हकम सिंह वर्सेस गेमॉन इंडिया. इस कोर्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि it is not open for the parties to confer jurisdiction on court which it does not possess under CPC. मतलब सीपीसी ने प्रोवाइड कर दिया कि कौन से कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है. अब उसके बाद आप एग्रीमेंट से डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे एग्रीमेंट के केस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा. आप ऐसा नहीं कर सकते. आप क्या कर सकते हो वो ये है कि अगर आपका एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार है जिसमें जुरिस्डिक्शन दो कोर्ट्स में फॉल कर रहा है साइमल्टेनियसली, या फिर अनसर्टेनिटी है विद रिगार्ड टू कि किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस में आप एग्रीमेंट से डिसाइड कर सकते हो कि हम इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देते हैं टू ट्राई द सूट. ठीक है, तो कोर्ट ने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दैट इट्स नॉट ओपन टू पार्टीज टू कन्फर द जुरिस्डिक्शन ऑन कोर्ट व्हिच इट डज नॉट पोजेस अंडर सीपीसी, बट वेयर टू कोर्ट साइमल्टेनियसली हैज जुरिस्डिक्शन, जहां पर दो कोर्ट्स के पास साइमल्टेनियसली जुरिस्डिक्शन है और it's uncertain that parties may agree to, then in that cases the parties may agree to confer the jurisdiction to any of such court. Uncertainty with regards to कौन से कोर्ट में jurisdiction है, या simultaneously एक या दो से ज्यादा कोर्ट में jurisdiction है, तो आप डिसाइड कर सकते हो by way of an agreement कि मुझे किस कोर्ट में आपको jurisdiction रखनी है.
ठीक है, बट आप अगर ऐसे नहीं कर सकते कि जिस कोर्ट में है आप उसको हटा दो या आप खुद डिसाइड करो कि मेरे केस में इस कोर्ट में जुरिडिक्शन होगी, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो स्पेसिफिकली सीपीसी में प्रोवाइडेड है। ये इस केस में दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। कमिंग ऑन टू अनदर केस, कॉन्टिनेंटल ड्रग कंपनी लिमिटेड वर्सेस केमोइड्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, CHEMOIDS केमोइड्स, ठीक है। इसमें इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन fall under concurrent jurisdiction of Bombay and Alipur courts. The contract provided that the disputes be legally decided in Bombay court. मतलब यहाँ पर क्या केस था कि मतलब बॉम्बे और अलीपुर कोर्ट्स दोनों के पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है और कॉन्ट्रैक्ट ने ये डिसाइड किया है कि कुछ भी इश्यू होगा तो बॉम्बे कोर्ट में ट्राई होगा लीगली। तो इन दिस केस इफ द चूजन कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट अंडर ऑर्डिनरी लॉ देन सेक्शन 28 इज नॉट कॉन्ट्रावीन। मतलब कि क्योंकि जुरिस्डिक्शन बॉम्बे के पास भी था, अलीपुर के पास भी था, साइमल्टेनियसली दो के पास था, तो यहाँ पर अग्रीमेंट इस बात को लेकर था कि हम बॉम्बे कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मानेंगे, तो दैट अग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रावीन। क्यों? क्योंकि जुरिस्डिक्शन दोनों के पास था। अब दोनों में से आप किसको डिसाइड करते हो, इस बात का अग्रीमेंट आप कर सकते हो। सच अग्रीमेंट इज नॉट वॉइड। ये अभी हमने हकम सिंह वाले गैमॉन वर्सेस गैमॉन इंडिया में देखा था और ये इस केस में फॉलो हो रहा है। अब आ जाते हैं सेक्शन 28 सबसेक्शन बी में। ये बात करता है विद रिगार्ड्स टू लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो मतलब लिमिटेशन ऑफ टाइम से क्या मतलब है, जब भी हम कोई सूट फाइल करते हैं तो हमको विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड सूट फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज। कॉज ऑफ एक्शन के अराइज होने से विद इन 3 साल, ब्रीच अगर कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखा जाए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच आपको केस फाइल करना होता है और एल्स इट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। अब आप ऐसा अग्रीमेंट एंटर करते हो जिसमें आप बोलते हो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन तो 3 साल का प्रोवाइड करता है, बट आपने अग्रीमेंट में लिख दिया कि नहीं, अगर जिस दिन ब्रीच हुआ उसके बाद से अगर आपने 1 साल तक कोई सूट फाइल नहीं किया इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके बाद उस सूट की वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। आप ऐसा अग्रीमेंट नहीं एंटरटेन कर सकते हो क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट लॉ ऑफ लिमिटेशन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो यही सेक्शन बता रहा है कि अग्रीमेंट दैट शॉर्टन्स द टाइम लिमिट विद इन विच एक्शन कैन बी ब्रॉट डिसरिगार्डिंग द लॉ ऑफ लिमिटेशन, सच अग्रीमेंट इज वॉइड। इवेंचुअली देखो सीधी सी कंसेप्ट ये है कि आप कोई भी अग्रीमेंट जो किसी लॉ को फॉलो ना करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगर आप सीपीसी के अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब अगर आप जुरिस्डिक्शन खुद से डिसाइड कर रहे हो सीपीसी के कॉन्ट्रावेंशन में, वो अग्रीमेंट वॉइड है। अगर आप लिमिटेशन ऑफ टाइम, अगर आप लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो टाइम डिसाइडेड है उस टाइम से भी कम टाइम में अग्रीमेंट एंटर करवा रहे हो तो वो भी लॉ अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो एनी अग्रीमेंट विच शॉर्टन्स द टाइम लिमिट which shortens the time limit to bring an action for any cause of action disregarding the law of limitation, such agreement is void. Example के लिए ये भी देखा था, according to Indian Limitation Act, action for breach of contract may be brought within 3 years from the date of breach, and if clause in agreement shortens to 2 years, अगर agreement में कोई clause है वो बोल रहा है कि नहीं 3 साल नहीं आप 2 साल में केस फाइल कर दो, तो उस केस में वो agreement void हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आ जाते हैं केस पर। अब इसी में एक केस है लिमिटेशन ऑफ टाइम में, जहां पर यह हुआ था कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वर्सेस FCI। इस केस में यह हुआ कि a notice was issued within 6 months and filing of suit within 3 years thereafter was held to be within time। मतलब क्या हुआ था इसमें कि इसमें एक क्लॉज था स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, जिस क्लॉज में जो लिमिटेशन पीरियड था उसको उन्होंने कर्टेल कर दिया था 12 महीने तक, ठीक है, आफ्टर द अकरेंस ऑफ इवेंट और 3 months आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ क्लेम इफ द क्लेम वाज नॉट परमिटेड। तो यहां पर पीरियड जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा जो प्रोवाइडेड है वो 3 साल है, बट इन्होंने उसको कर्टेल कर दिया था 12 महीने और 3 महीने तक, कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर, और पॉलिसी पीरियड में नॉर्मली उनका लिमिटेशन पीरियड 12 महीने तक आफ्टर द अकरेंस ऑफ इवेंट उन्होंने कर्टेल कर दिया था। तो यहाँ पर 3 साल का स्कोप उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। किसके लिए? इंश्योर्ड पर्सन के लिए जिसका इंश्योरेंस हुआ है। तो उसने फिर क्या किया कि आफ्टर रिसीविंग द नोटिस इशू, आफ्टर नोटिस वाज इशूड विद इन 6 months he filed a suit within 3 years। उसने सूट फाइल किया और वो 3 साल के अंदर अंदर था फ्रॉम द अकरेंस ऑफ इवेंट। तो क्योंकि वो लिमिटेशन में फॉल कर रहा था तो जो अग्रीमेंट जिसने ये कर्टेल किया था वो अग्रीमेंट को वॉइड किया गया ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्ट्रावीन सेक्शन 28 सबसेक्शन बी, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन 1 बताता है कि रेफरेंस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। मतलब अगर आप अग्रीमेंट में ये डिसाइड कर लेते हो कि आज से इस अग्रीमेंट से इस अग्रीमेंट में कोई भी डिस्प्यूट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है, then that dispute will be referred to arbitration. Such agreement is perfectly valid, and even if the terms provides that the amount awarded in arbitration shall be recoverable, all such agreements are perfectly valid because and they does not restrain
any legal proceeding. क्यों? क्योंकि यहाँ there is a recourse to arbitration. No, तो यहाँ पर आप बता रहे हो कि ठीक है आप यहाँ नहीं तो वहां जा सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्शियल रेस्ट्रिक्शन हो रहा है. एंड पार्शियल रेस्ट्रिक्शन मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर ऊपर की कोई भी एग्रीमेंट जो पार्शियल रेस्ट्रिक्शन दे रहा है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग दैट इज वैलिड. तो यहाँ पर आप उसको क्या बोल रहा है कि आप कोर्ट सिविल कोर्ट में ना जाकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप आर्बिट्रेशन पे रेफर करोगे. सो इन दैट केस सच एग्रीमेंट्स आर वैलिड एंड डज नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 28. ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सेप्शन 2 पे. रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस टू आर्बिट्रेशन. ये तो हो गया देखो फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए एक्सेप्शन 1. एक्सेप्शन 2 है पास्ट डिस्प्यूट्स के लिए. पास्ट डिस्प्यूट से मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस थे, जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स थे एग्रीमेंट में, वो भी हम रेफर कर सकते हैं किस कहां पर? आर्बिट्रेशन के लिए. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड एंड पार्टीज आर बाउंड टू डू दैट बिकॉज this deals with the contract to refer the existing question, the cause of action that has already arisen to the cause of action that has already arose to refer it to the arbitration. तो यहाँ पर existing question हो या future disputes हो, past disputes और future disputes दोनों को अगर arbitration refer करने के लिए आप agreement में terms include करते हो, that does not make agreement void because it is only a partial restriction. And as we studied in the section 28 subsection A, that agreement which includes a restriction which is of partial nature are still valid. This was all about agreement and restraint of legal proceeding. अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड विल मेक मोर एंड सच इंटरेस्टिंग वीडियोस. ऑल्सो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो. गुड बाय, थैंक यू.